ओके सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सेल। देखिए, सेल जो चैप्टर है इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ क्लास 11th में नहीं है, बल्कि 11th के बाद अगर हम बायो लेके कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या फिर अगर हम नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस में जा रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर कोई भी फील्ड में अगर हम जा रहे हैं जिसमें कि बायोलॉजी है, तो वहाँ पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सेल बायोलॉजी का ऐसा माना जाता है कि फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी होता है। इसका मतलब अगर हम इस फाउंडेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर इसके ऊपर हम अपना बायो का कुछ भी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन ही अगर वीक रहेगा तो फिर इसके ऊपर हम जो बायो का स्टडी है वो नहीं कर सकते हैं ठीक से। ठीक है, तो सेल बायो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नीट का अगर बात किया जाए तो नीट के अंदर सेल बायो से सिर्फ क्वेश्चन आता है, 7 से 8 क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कि 2015 का जो नीट का एग्जाम हुआ था, नीट 1 में क्वेश्चन आया था 9 क्वेश्चन आया था सिर्फ सेल बायो से। और 2015 का जो सेकेंड वाला नीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 8 क्वेश्चन आया था। तो इतना ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेल चैप्टर को। क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। देखिए, कोई भी चीज़ का जो स्टडी होता है तो उसको एक अलग सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है। नहीं, जैसे कि मान लीजिए बायो का भी आगे आगे देखेंगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी हम लोग ऐसा सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स का स्टडी करते हैं, तो जूलॉजी। जिसके अंदर हम लोग प्लांट का स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे बॉटनी। तो उसी तरीके से अलग अलग चीज़ का स्टडी को अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर डाला जाता है। तो उसी तरीके से जो सेल का स्टडी होता है उसको हम लोग डालते हैं अलग सब्जेक्ट के अंदर, और उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल का जो स्टडी होगा जिस सब्जेक्ट के अंदर, उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। चलिए, साइटोलॉजी के अलावा हम एक और वर्ड हम लोग सुने हुए रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो अगर स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी बोलेंगे तो फिर सेल बायोलॉजी क्या है? तो जरा इसका डिफरेंस को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सेल का अगर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब सेल किससे बना हुआ है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ ये सभी चीज़ों का अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। लेकिन सेल बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ना तो सिर्फ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, बल्कि इसके अलावा सेल का क्या फंक्शन होता है, सेल का जेनेटिक्स कैसे होता है, यानी कि सेल का जो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो कैसे होता है, ये सभी चीज़ों को, बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं सेल से रिलेटेड, वो सभी को हम लोग स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। तो सेल बायोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक यूनिफाइंग सब्जेक्ट है। और इसी के अंदर आ जाता है साइटोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग खाली सेल का स्ट्रक्चर और सेल का कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सेल का स्टडी करने के बारे में सब्जेक्ट का हम लोग नाम क्या क्या बोलते हैं। चलिए, देखिए, एनसीईआरटी का अगर हम लोग जो फर्स्ट पैराग्राफ है व्हाट इज सेल, जो सेकंड पैराग्राफ है व्हाट इज सेल, जहाँ से स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी, तो उसका अगर सेकंड लाइन को हम लोग देखें तो उसमें सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेल का स्ट्रक्चर से अगर कुछ भी कम है तो वैसा चीज़ इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वायरस का अगर बात करें तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सेल का स्ट्रक्चर से भी कम होता है, यानी कि वायरस के अंदर एक सेल का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो वायरस को हम लोग सेल बोलते भी नहीं है, वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। वायरस इज नॉट अ सेल, इट इज ओनली अ मॉलिक्यूल, अ न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर सेल का स्ट्रक्चर से भी कम है, तो इसीलिए वायरस इंडिपेंडेंट लीव नहीं कर सकता है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि वायरस कभी भी होस्ट के बाहर अगर है तो वो हार्मलेस है, कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही वायरस को होस्ट का बॉडी मिल जाएगा तो होस्ट मिलते ही फिर वायरस उसके अंदर घुसेगा, और फिर घुसने के बाद उसका जो मशीनरी है उसको कैप्चर कर लेगा, और फिर वहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सब करेगा, और होस्ट को बिल्कुल वो अरेस्ट कर लेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट वायरस कुछ नहीं कर, अकेला वायरस कुछ नहीं कर सकता है, बॉडी के बाहर वायरस कुछ नहीं कर सकता है। तो ये लाइन को प्रूव करता है वायरस का ये एग्जांपल कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल का स्ट्रक्चर से अगर कम है तो वो अकेले रह नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी का वही जो पैराग्राफ है व्हाट इज सेल, उसी पैराग्राफ का पहला लाइन का अगर बात करें तो उस लाइन में बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, unicellular organism are capable of independent existence
अकेले रह सकते हैं और साथ ही साथ वो जो अपना लाइफ का एसेंशियल फंक्शंस है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए इसको जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया गया है। तो यूनिसेलुलर हम लोग उसको बोलेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही सेल का है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमसे एक बार ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग ए सेलुलर भी बोलते हैं। यूनिसेलुलर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए सेलुलर भी बोल सकते हैं। तो यूनि का मतलब तो हो गया एक और सेल का मतलब सेल, एक सेल का है। तो ऑर्गेनिज्म उसको हम ए सेलुलर क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब देखिए अगर यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का अगर ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सेल प्रेजेंट है क्या? नहीं ना, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही से उसी एक सेल का बना हुआ है, उसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, तो सेल का वहाँ एब्सेंस है। और एब्सेंस को ही हम लोग इंग्लिश में बायो में क्या बोल देते हैं? ए लगा देते हैं आगे। तो ए सेलुलर मतलब विदाउट सेल। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है ये विदाउट सेल है, अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको ए सेलुलर भी बोल देते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट लीव कर सकते हैं और साथ ही साथ जो एसेंशियल फंक्शंस लाइफ का वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर हम लोग अगर बढ़ते हैं तो सेल का डिस्कवरी को लेकर अगर थोड़ा बात करें तो सेल फर्स्ट टाइम जो सेल देखा गया था इट वाज सीन बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवरी कौन किए? रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवरी किए तो एक प्लांट का सेल को डिस्कवरी किए और उस प्लांट का क्या नाम है? स्पेनिश ओक ट्री। स्पेनिश ओक ट्री। और ये ओक ट्री का कॉर्क वाला पार्ट का सेल देखे थे पहला बार। ओक ट्री का कौन सा पार्ट? तो कॉर्क वाला पार्ट। तो कॉर्क वाला पार्ट के अंदर पहला बार सेल देखे थे और उस समय माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं था, सिंपल माइक्रोस्कोप उस समय प्रेजेंट था और उसी की वजह से जो सेल देखे थे तो एग्जैक्टली जो सेल का स्ट्रक्चर उनको दिखा था वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था। कुछ इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट उनको दिखे थे और ये जो कंपार्टमेंट का पूरा जो सेटअप है ये कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, तो उनको वो बोले थे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये तो प्लांट का सेल देखे थे पहला बार और जो सेल देखे थे वो डेड सेल था। इट वाज नॉट अ लाइव सेल, जिंदा सेल नहीं था, डेड सेल था। ठीक है, डेड सेल होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखा था, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल दिखा था। ये जो बाउंड्री है, पेरीफेरी है, एनवेलप है सेल का, सिर्फ वो दिखा था। और प्लांट का सेल था इसलिए सेल वॉल दिखा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक, क्वेश्चन अगर आता है कि फर्स्ट टाइम सेल को कौन डिस्कवर किए, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए। रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए? अगर ऑप्शन आएगा एनिमल सेल, प्लांट सेल और लाइव सेल, डेड सेल, तो रॉबर्ट हुक क्या डिस्कवर किए? प्लांट सेल डिस्कवर किए। प्लांट में भी कैसा सेल डिस्कवर किए? तो डेड सेल डिस्कवर किए। डेड सेल में भी क्या देखे रॉबर्ट हुक? तो वो देखे सिर्फ और सिर्फ सेल का वॉल और कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये जो उनका डिस्कवरी था, इस डिस्कवरी को अपने बुक में लिखे थे और वो जो बुक है उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर रॉबर्ट हुक अपना सेल का जो डिस्कवरी था उसको लिखे थे और उस बुक में लिखा हुआ है कि सेल को जो पहला बार देखा गया तो सेल को कंपार्टमेंट के जैसा देखा गया था, अलग अलग रूम्स के जैसा देखा गया था। प्रिजन में जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं उस तरह से देखा गया था। और प्रिजन या फिर कंपार्टमेंट को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, CELL, सेल बोलते हैं। तो उसी से ये नाम आया है सेल, क्योंकि पहला बार जो देखा गया था तो अंदर में कुछ भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं था, अंदर जो है पूरा एम्प्टी था, वैकेंट था अंदर में, इसलिए ऐसा लगा देख के कि वो रूम जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए नाम पड़ गया वहाँ से सेल। तो ये तो हो गया बात कि पहला बार सेल को देखा गया था, डेड सेल को देखा गया था, डेड प्लांट सेल को देखा गया था, उसमें भी सिर्फ सेल वॉल को देखा गया। ठीक है, चलिए पहला बार अगर लाइव सेल यानी कि जिंदा सेल को कौन देखा था तो वो देखे थे एंटन वॉन लीवनहॉफ। फर्स्ट टाइम लाइव सेल को देखा गया था लीवनहॉफ देखे थे फर्स्ट टाइम लाइव सेल को। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो हम लोग सीधा जानेंगे। डेड सेल को देखे थे रॉबर्ट हुक, लाइव सेल को पहली बार देखे थे लीवनहॉफ। सेल का जो अंदर का न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन।
ठीक है। तो यहाँ से डिस्कवरी से रिलेटेड 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। पहला, डेड सेल को यानी कि फर्स्ट टाइम सेल को कौन डिस्कवर किए? रॉबर्ट हुक। लाइव सेल को पहला बार कौन देखे? लीवेनहॉक। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको सबसे पहला बार कौन डिस्कवर किए? रॉबर्ट ब्राउन। तो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट हो। माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन था उसमें भी एडवांसमेंट आ रहा था, माइक्रोस्कोप एडवांस लेवल के बन रहे थे, और उसी की वजह से जो साइंटिस्ट थे, जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, उनका पूरा ध्यान था सेल के ऊपर, क्योंकि एक नया चीज़ बायोलॉजी का फील्ड में आ रहा था। तो सभी साइंटिस्ट का ध्यान उधर था। सभी जो भी लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे सेल के अंदर, तो कुछ ना कुछ अपना थ्योरी दे रहे थे, कुछ ना कुछ बता रहे थे सेल के बारे में कि हाँ सेल ऐसा बना हुआ है। अभी तो मान लीजिए हम लोग को पता है कि हम लोग सब सेल से बने हुए हैं, या जो भी हम लोग देखते हैं अगल बगल प्लांट, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी सेल से बने हुए हैं, है ना। हम लोग 8 में, क्लास 8 या 10th में पढ़ते भी हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी ना पढ़ते हैं। पहले का समय मान लीजिए जब ये सब चीज़ पता ही नहीं था, तो तभी कौन बताया इस चीज़ को? तो जो फर्स्ट टाइम सेल के बारे में एक प्रपोज्ड थ्योरी आया, उसी थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्ट का नाम आएगा। जो पहला साइंटिस्ट है उनका नाम आएगा स्क्लेडन, फिर आएंगे स्वान, फिर आएंगे रुडोल्फ वर्जो। 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। स्क्लेडन का जो ईयर है, जिस साल में ये अपना थ्योरी को प्रपोज किए थे, वो था 1838, ठीक है। और इसके एक साल बाद ही 1839 में स्वान अपना जो हाइपोथेसिस है दिए थे। देखिए, स्क्लेडन और स्वान, ये दोनों का नाम बहुत जरूरी है। दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिए थे, और बाद में सेल थ्योरी को एक्सटेंड किए, उसका सेल थ्योरी लिनिएज प्रोवाइड किए रुडोल्फ वर्जो। तो सेल थ्योरी के अंदर स्क्लेडन जो है ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। स्क्लेडन क्या है? जर्मन बॉटनिस्ट। स्क्लेडन was a botanist and Swan was a zoologist. अब देखिए, एनसीईआरटी का लाइन है कि मैथियस क्लाइडन जो है वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और थियोडर स्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये जो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट, इस वाले पॉइंट से भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन बॉटनिस्ट है कौन जूलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ से हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, एक सिंपल सा ट्रिक है कि स्वान, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें स्वान, तो स्वान अगर संस्कृत में इसको हम लिखें, कुछ इस तरीके से हम लोग संस्कृत में लिख सकते हैं। और संस्कृत में स्वान का मतलब क्या होता है? हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो डॉग इसका मतलब होता है ना। तो डॉग जो है वो एक एनिमल है, और डॉग अगर एनिमल है तो स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट हो जाएंगे, एनिमल को स्टडी करने वाले जूलॉजिस्ट। बच गए स्क्लेडन, स्क्लेडन बॉटनिस्ट हो गए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उसके नाम के ब्रैकेट में लिख देते हैं संस्कृत वाला स्वान। यहां से याद रहेगा कि स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है, एनिमल का स्टडी किए थे। देखिए, 1838 में स्क्लेडन स्टडी किए, और बॉटनिस्ट थे तो प्लांट के ऊपर स्टडी किए, और वो उनका जो हाइपोथेसिस था इसके अंदर वो बताए कि जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स सेल से बने हुए हैं। all plants and their tissues are composed of cell। प्लांट और उनके टिश्यूज जो हैं सेल से बने हुए हैं, ठीक है। एक साल बाद यानी कि 1839 में थियोडर स्वान आए, और स्वान आने के बाद क्या बोल रहे हैं कि ये पहला बार देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंस जूलॉजिस्ट हैं तो एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे, हालांकि प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी किए थे। तो एनिमल सेल का स्टडी जब कर रहे थे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको दिखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक्सटर्नल बाउंड्री जो है सेल वॉल नहीं है बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा एनिमल सेल के अंदर। और स्वान ये भी हाइपोथेसिस दिए कि जितने भी एनिमल्स हैं या फिर और जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो स्क्लेडन जो कि बॉटनिस्ट थे वो क्या बोले? वो प्रपोज किए कि सारा प्लांट और उनके टिश्यूज सेल से बने हुए हैं। एक साल बाद स्वान आए, स्वान क्या बोले? सारे प्लांट्स, ठीक है, और सारे एनिमल्स, सभी चीज़ें जो हैं सेल से बने हुए हैं। और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा एनिमल सेल के अंदर एज द एक्सटर्नल बाउंड्री, वो चीज़ भी प्रपोज किए थे स्वान, ठीक है। तो इसके बाद जो सेल थ्योरी है यहीं तक पूरा हो जा रहा था, लेकिन 1855 में फिर रुडोल्फ वर्शो आए और ये फिर सेल थ्योरी को एक्सटेंड किए। अभी तक सेल थ्योरी में क्या बताया गया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर बी
प्लांट्स और एनिमल्स सभी कुछ कंपोज्ड ऑफ सेल्स। लेकिन रुडोल्फ वर्शो बाद में आए और ये बताया कि सेल का एराइजल कैसे हो रहा है, मतलब सेल कहाँ से आ रहा है। तो रुडोल्फ वर्शो आए और सेल थ्योरी को एक्सटेंड किए, और एक्सटेंड करने के बाद एक लाइन उसमें ऐड किए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस लाइन का मतलब होता है ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो भी सेल है वो इससे पिछला जो सेल रहा होगा उसी से आया है। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उसी से आया है नया सेल। तो इसी को एक्सटेंड किए और इसको ऐड कर दिया गया सेल थ्योरी के अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी, टोटल सेल थ्योरी क्या होता है। तो सेल थ्योरी के अंदर स्क्लेडन और स्वान दोनों का पॉइंट आ जाएगा, और साथ ही साथ रुडोल्फ वर्शो का पॉइंट आ जाएगा कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे सेल थ्योरी